Hello everyone, myself Parul and I again welcome you all to the online platform of Jogta Academy. Dear learners, as you all know, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जितने भी सबऑर्डिनेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले साइंस सेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सेल और प्लांट टिश्यू नामक चैप्टर्स को कवर कर लिया था। अब आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो रहेगा एनिमल टिश्यूज। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह पर खड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यूज। साथ ही प्लांट्स में ज़्यादातर टिश्यूज डेड होते हैं और जबकि एनिमल्स में मेजॉरिटी ऑफ टिश्यूज आर लिविंग टिश्यूज। तो आज हम इन्हीं एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर एनिमल टिश्यूज को हम डिवाइड करें अलग अलग ग्रुप्स में तो उनके स्ट्रक्चर और कौन सी लोकेशन पे ये टिश्यूज पाए जाते हैं और इनका क्या फंक्शन है, इस आधार पर एनिमल टिश्यूज को मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ होता है। तो ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी रहेगी एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू में वो एनिमल टिश्यूज आएंगे जो हमारी बॉडी की कवरिंग्स को बनाते हैं, जैसे स्किन हो गई या फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इनकी जो इंटरनल कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, उसको बनाने वाला जो टिश्यू होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग around the internal as well as external organs. नेक्स्ट टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है, तो वो टिश्यूज जो हमारी मसल्स में पाए जाते हैं उनको हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब हम समझेंगे कनेक्ट करना, है ना। ऐसे टिश्यूज जो डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें मेजरली हमारा ब्लड आता है, हमारी बोन्स आती है और टेंडन, लिगामेंट्स जैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं। लास्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज नर्वस टिश्यू। इसमें जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं या फिर न्यूरॉन्स होते हैं वो आते हैं। तो मेजर अगर कैटेगरीज देखी जाए एनिमल टिश्यू की तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन पे ये पाए जाते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस आधार पर एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू 4 मेजर टाइप के एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू वो वाला एनिमल टिश्यू होगा जो हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग को बनाएगा। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है दिस इज द सिंपलेस्ट टिश्यू। ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सारे टिश्यूज में सबसे सिंपल टाइप का टिश्यू होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखो ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है या किसी ऑर्गन की कवरिंग है, तो इसमें ये जो सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे इसे कहा जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें कोई सेल्स नहीं होते, केवल फाइबर्स, प्रोटीन्स और शुगर से ये लेयर बनी हुई होती है। इस लेयर को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन रहेगी जो एपिथेलियल टिश्यू और हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड, तो स्किन और ब्लड के बीच में पाए जाने वाली एक एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है दिस इज द सिंपलेस्ट टिश्यू और ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाता है हमारे सरफेस के ऊपर। सो एपिथेलियल टिश्यू इज सिंपलेस्ट टिश्यू और ये क्या करता है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इट कवर्स मोस्ट ऑफ अवर ऑर्गन्स और कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या फिर कैविटीज होती है, जैसे हमारा स्टमक है तो वो एक कैविटी बना रहा है ना, या फिर हमारी फूड पाइप है तो उसकी जो आउटर क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसमें ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। एंड इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को सेपरेट करने वाला बैरियर भी यही एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। मैंने आपको बोला कि इस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स टाइटली पैक्ड होती है और वो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर ऐसे को बनाती है। इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर fibrous membrane. So this was all about epithelial tissue.
एपिथेलियल टिश्यू एक सिंपलेस्ट टिश्यू है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाएगा. इसकी जो सेल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड और इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है फाइब्रस, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है. ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये मेजरली कवरिंग्स बनाता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स की और इसका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की बात करूं मैं, तो देखो एपिथेलियल टिश्यू की क्या बनेगी, लेयर्स बनेगी. तो ये लेयर्स, ये एक लेयर भी हो सकती है और ये एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर्स से भी बना हुआ हो सकता है. तो अगर एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर से बना हुआ होता है तो इसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, जैसे एज्यूम कीजिए कि ये सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो इसमें 3 लेयर्स आ गई, अलग अलग स्ट्रेटा आ गए, तो इसे कहा जाएगा स्ट्रेटिफाइड. जबकि अगर ये एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर बनाएगा तो इसे कहा जाएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू अगर एक लेयर का है देन इट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और अगर यही एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर्स बनाता है तो इसे कहा जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और शेप ये एपिथेलियल टिश्यू 3 अलग अलग टाइप्स का हो सकता है. अगर एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स जो हैं वो एकदम ऐसे फ्लैट हैं, पिचकी हुई हैं एक प्लेट की तरह, तो इसे कहा जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, स्क्वैमस. अगर इस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स जो हैं वो एक ऐसे क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं तो इसे कहा जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, जिसमें ऐसे क्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसे क्या कहा जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल. और अगर इस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स ऐसे कॉलम लाइक लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाती है तो इसे कहा जाएगा कॉलमनार एपिथेलियम. दिस इज क्यूबॉइडल and this is squamous. So depending upon the shape, the epithelial tissues are of 3 types: squamous, cuboidal and columnar. Columnar long और tall cells होंगी, जबकि क्यूबॉइडल क्यूब शेप की होगी और स्क्वैमस में जो सेल्स होंगी वो पिचकी हुई फ्लैट होगी, टाइल की शेप की होगी, जैसे टाइल्स हमारी होती हैं वैसी होती हैं. सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. अब इन्हीं टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे. सो सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सो सिंपल मीन्स की कितनी लेयर है, एक लेयर है, और स्क्वैमस मीन्स की ऐसे फ्लैट फ्लैट सेल्स हैं टाइल की शेप की. सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में एक लेयर होगी. सिंपल मतलब एक लेयर, स्क्वैमस मतलब फ्लैट. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में स्ट्रेटा होगा, मतलब मल्टीपल लेयर होगी स्क्वैमस सेल्स की. तो दिस इज 1 लेयर, दिस इज 2nd लेयर एंड दिस इज 3rd लेयर. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. 3rd इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो इसकी शेप कैसी होगी, इट विल बी क्यूबिकल. ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी सेल्स थोड़ी क्यूबॉइडल होगी उसे कहा जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम थिन फ्लैट सेल्स होती हैं. थिन फ्लैट सेल्स फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो सिंगल लेयर है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाती है. जबकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में मैनी लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है. बात की जाए अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तो उसमें जो सेल्स होती हैं दे आर क्यूबॉइडल. अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर है. इसका मतलब सिर्फ एक लेयर जिससे इजीली मटेरियल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किए जा सके. ये सेमी परमिएबल होती है, तो ये ऐसे सरफेसेस के ऊपर पाई जाएगी जहां मटेरियल्स
एक लेयर को क्रॉस करके दूसरी लेयर में जाते हैं। जैसे हमारा माउथ हो गया, आप कुछ दवाइयाँ खाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर कि आपने दवाई को मुंह में रखना है, इट मीन्स मुंह से जो दवाई है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसी जगहें जहाँ पर हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, उन जगहों पर ज़्यादातर ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। लाइक इनर सरफेस ऑफ अवर माउथ, हमारी ओइसोफेगस, हमारी ब्लड वेसल्स या फिर हमारे एल्वुलाई। एल्वुलाई हमारे लंग्स के वो स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसेस का एक्सचेंज करते होते हैं। तो वहाँ पर भी अगर मल्टीपल लेयर्स होगी तो एक्सचेंज डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। इसके अलावा हमारे माउथ में, हमारी फूड पाइप में, ओइसोफेगस में और हमारी ब्लड वेसल्स में भी ब्लड ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपनी जो वॉल्स है उसके अराउंड ट्रांसफर करता है। तो वहां पर भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। बात करें अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो ये मल्टी लेयर होता है, खूब सारी लेयर है। इसका मतलब है कि ये हमें ज्यादातर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी बॉडी की बाहर वाली कवरिंग्स पे होता है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन हो गई, अगर ये सिंगल लेयर की होती तो जल्दी हमें कट लग जाते, तो इसीलिए ये वाली लेयर कैसी होती है, मल्टी लेयर या फिर स्ट्रेटिफाइड होती है। सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है ये हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन में पाई जाती है एंड इट प्रिवेंट वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स और प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन ये करती होती है। बात करें अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो इसके सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं और ये हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स, साथ ही हमारी किडनी में पाई जाती है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। सो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये स्लाइवा के सिक्रेशन में, और जब ये किडनी में पाई जाती है तो वहाँ पर ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम आवर यूरिन उसमें हेल्प करती है। जो हमारा यूरिन बन रहा होता है तो उस टाइम पे उसमें कुछ हमारे जो यूजफुल सब्सटेंस है वो भी मिक्स होके रह गए होते हैं, तो उन मटेरियल्स की रीएब्जॉर्प्शन करने में जो एपिथेलियम हेल्प करती है उसे कहा जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये कहाँ पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स ऑफ आवर किडनी। किडनी की जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है, हमारे नेफ्रॉन्स, उन नेफ्रॉन्स में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। सो दिस वॉज अबाउट द 3 मेजर टाइप्स। अब अगले 3 टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी जो सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, कॉलम लाइक, ठीक है, ऐसे लॉन्ग कॉलमनार ये सेल्स होती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाएगी, इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके इनर सरफेस के ऊपर ये कॉलमनार एपिथेलियम पाई जाती है। अगर आपने कभी डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके इंटरनल सरफेस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है विलाई। और ये विलाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में मदद करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है ये इन्हीं विलाई के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। सो कॉलमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको सिक्रीट करना और जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उसे एब्जॉर्ब करना। सो कॉलमनार एपिथेलियम का मेजर फंक्शन क्या है, इसका मेजर फंक्शन है सिक्रीशन करना, किसकी, डाइजेस्टिव जूसेस की, और जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उस खाने को एब्जॉर्ब करना। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। और ये कहाँ पाई जाती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉलम लाइक टॉल सेल्स होती हैं। अब अगर इन्हीं कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर सिलिया पाए जाएं तो इसे कहा जाता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द कॉलमनार एपिथेलियम फॉर्म्स सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। कि जब कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे तो वो किस चीज का निर्माण करेंगे, वो बनाएंगे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम।
अब ये जो सिलिया होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके ऊपर वाले पोर्शन में हमारे ट्रैकिया और लैरिंक्स के पास पाए जाते हैं, जो कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल है या कोई म्यूकस वगैरह है उसको मूव करने में हेल्प करते होते हैं। सो दिस सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम पुश द म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। और इसकी जो सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है? कॉलमनार, कॉलम लाइक इनकी शेप होती है। ये मिस प्रिंट हो गया है, यहां हम क्या लिखेंगे? कॉलम लाइक। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है? इन द इनर सरफेस ऑफ अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इनर सरफेस के ऊपर। अगर ये हमारी विंड पाइप है तो उसके अंदर वाले सरफेस के ऊपर ये सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। इसके अलावा ये सिलिएटेड एपिथेलियम हमारी फेलोपियन ट्यूब्स में भी पाई जाती है। जो हमारा क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपने फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर ये हमारी क्या है? ओवरीज हैं, तो यहाँ से यूट्रस तक कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये ओवरी जब एग को रिलीज करेगी हर मंथ, तो इस एग को यूट्रस की तरफ धक्का देने के लिए ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हमारी इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके नाम से ही मुझे समझ आ रहा है कि ये कैसा होगा? ये एक ग्लैंड होगा। ग्लैंड मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कुछ ना कुछ चीज़ों को क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। इनका मेजर फंक्शन क्या होगा? सिक्रीटरी होगा। अब ये क्या सिक्रीट कर सकते हैं? ये स्वेट को भी सिक्रीट कर सकते हैं, म्यूकस को भी सिक्रीट कर सकते हैं, या ऑयल्स को भी सिक्रीट कर सकते हैं। एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर लेयर ऑफ स्किन। अब इन्होंने जब सिक्रीशन करनी है तो इन सिक्रेटरी मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए इनमें छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं, और इन वेसिकल्स के अंदर ही जो इसका सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है वो स्टोर होकर रहता है। सो दिस वॉज अबाउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये थे 6 मेजर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, स्क्वैमस का मतलब पिचके हुए सेल्स, जो ऐसे ऑर्गन्स में पाए जाएंगे जहां पर ट्रांसफर होता है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को, या मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड को मटेरियल्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। वहां पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। और इसकी शेप कैसी होगी? सिंपल मीन्स ये सिंगल लेयर के स्क्वैमस सेल्स होते हैं। अगर बात की जाए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो इसमें क्या पाया जाएगा? मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, 2 लेयर्स भी हो सकती है, 3 लेयर्स भी हो सकती है। और ज़्यादा लेयर्स का मतलब है कि ये हमारी बॉडी की आउटर मेम्ब्रेन को बनाएगा, जो ये वाली स्किन होती है इसे ये बनाता है। ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं या एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये एवेस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसीलिए जब हमारी स्किन के ऊपर छोटी छोटी खरोंच लग जाती है तो ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि इन एपिथेलियल टिश्यूज में ब्लड की सप्लाई नहीं होती। और मैंने आपको एक और बात बताई कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके नीचे एक फाइब्रस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसके सेल्स क्यूबॉइडल होंगे, और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स में, साथ ही हमारी किडनी में। और किडनी में ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और स्लाइवरी ग्लैंड्स में सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट था कॉलमनार, column like tall cells that are present on the inner surface of our small intestine। जो हमारे इंटेस्टाइन का इंटरनल सरफेस होता है उसमें जो विलाई होते हैं उनके ऊपर ये कॉलमनार एपिथेलियल पाया जाता है, जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे? सीलिया पाए जाएंगे। अब इन सीलिया की जरूरत या तो हमारी फेलोपियन ट्यूब में है या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें ग्लैंड्स होंगे और इनकी सेल्स में छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाएंगे जो अपनी सिक्रीशंस को स्टोर करके रखते हैं। ये स्वेट भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, या फिर म्यूकस भी हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू की तरफ, जो कि है मस्कुलर टिश्यू।
सो मस्कुलर टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, है ना। मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है और ये मसल्स ज़्यादातर स्केलेटन सिस्टम हमारी बोन्स के साथ अटैच होकर रहती है। मसल्स इंडिविजुअली फंक्शन नहीं कर सकती, मसल्स पेयर में फंक्शन करती है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी मसल रिलैक्स करती होती है। डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो मसल्स मूव करेगी ना, तो ये मूव तब करेगी जब दिमाग से इसको सिग्नल जाएगा। तो मस्कुलर टिश्यू हमेशा नर्वस टिश्यू के साथ एसोसिएट होके, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ जुड़कर ही फंक्शन करता है। मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल होती है। So muscular tissue is distinguished from other tissues by its unique ability to contract and relax and thereby perform mechanical work। कि muscular tissue और टिश्यू से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें यूनिक एबिलिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसकी मदद से ये जितने भी मैकेनिकल फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाता है। और ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि लोकोमोशन और मूवमेंट में मेजर क्या फ़र्क होता है, तो लोकोमोशन मीन्स कि आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, ये होगा लोकोमोशन। जबकि एक ही जगह पर खड़े होकर जब आप मूव कर रहे हो अपने फिंगर्स को, हैंड्स को, दैट विल बी मूवमेंट। और लोकोमोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट। जब हम लोकोमोशन करते हैं तो उस टाइम पर हमारी मूवमेंट भी होती है। लोकोमोशन में आपकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होती है। सो इन लोकोमोशन और मूवमेंट में भी मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है। ये जो हमारी मस्कुलर सेल्स होती है ना, ये थोड़ी इलोंगेटेड होती हैं, जिस कारण इन्हें मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। और हमने बोला कि ये जो मस्कुलर सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कर पाती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इन मसल्स की, ये इनमें पाए जाने वाले एक स्पेशल प्रोटीन्स की वजह से होता है जिन्हें कहा जाता है एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स ही आगे जाकर इनमें ऐसे स्ट्रेटिफाइड लेयर जैसी बनाते हैं, जिसके आधार पर इन मस्कुलर टिश्यूज को स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यूज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दे विल बी एक्टिन एंड मायोसिन proteins. These are present in the muscular tissue and are responsible for the contraction of muscle fibers. और जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल फॉर मोर एनिमल्स। बोलते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होता है किसके बीच में, हमारी नर्व्स और मसल्स के बीच में। नर्व सिग्नल लेके आएगी और मसल्स को कमांड देगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, आप रिलैक्स करो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर हमारी मूवमेंट्स को पॉसिबल बनाते हैं। अब यही कॉम्बिनेशन हमें मूव करने में हेल्प करता है रैपिडली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। अब अगर मस्कुलर टिश्यूज की बात की जाए कि इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू मेजरली 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मीन्स बोन्स। तो ऐसी मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है उन्हें कहा जाएगा स्केलेटल मसल टिश्यू। अब देखो जितनी भी मसल्स हमारी बोन्स के साथ कनेक्टेड है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, दैट मीन्स दे आर वॉलेंट्री। सो ये जो स्केलेटल मसल्स होती है दे आर अटैच्ड टू बोन्स ऑफ द स्केलेटन एंड दे आर वॉलेंट्री। इनके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल होता है। ये जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होता है इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। एक सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से जो स्ट्राइएशंस बनेगी वो इन स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है। कार्डियक मीन्स हार्ट। सो हार्ट की मसल्स जिन टिश्यू से बनी होती है वो होती है कार्डिक मसल टिश्यू। अब कार्डिक जो हमारी सेल्स होती है या कार्डिक जो हमारे टिश्यूज होते हैं, हमारा हार्ट होता है, दैट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल। सो ये कैसी है, इनवॉलेंट्री है। और ये कहाँ पाई जाएगी, इन द वॉल्स ऑफ अवर हार्ट। इसकी सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, जबकि स्केलेटल की मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब यहाँ पर स्ट्राइएशंस
भी प्रेजेंट होती हैं। जो स्ट्राइएशंस यहाँ पर हमने बोला कि स्केलेटल मसल में पाई जाएगी, वही स्ट्राइएशंस इन कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में भी पाई जाती है। स्ट्राइएशंस मीन्स एक टाइप के ऐसे बैंड्स टाइप बनेंगे जो आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। नेक्स्ट है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू वो वाले मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऐसे मसल्स दैट आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, हमारी फूड पाइप हो गई, हमारी आईज की जो आइरिस है उसकी मसल्स होगी, इन सब के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें पाए जाने वाले टिश्यूज को कहा जाएगा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। अब ये कहाँ पाया जाएगा? वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स including blood vessels. Blood vessels are not under our control. Stomach, intestine, gallbladder, urinary bladder, airways of the lungs या फिर iris, इन सब चीज़ों में जो टिश्यू पाया जाता है उसे कहा जाएगा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और ये इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इन स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज में स्ट्राइएशंस नहीं पाई जाती, ठीक है, इसमें जो बैंड्स हैं वो नहीं बनेंगे और इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर न्यूक्लिएटेड। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी इन्हीं को हम डायग्राम की मदद से यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, जो हार्ट में टिश्यूज पाए जाएंगे मस्कुलर टिश्यूज उन्हें कहा जाएगा कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, एंड दे विल बी इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते और इनमें स्ट्राइएशंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट कौन से थे? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। ये जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये स्ट्राइएशंस इनमें पाई जाती हैं एंड दे आर अंडर अवर कंट्रोल। थर्ड इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। ये जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये स्ट्राइएटेड नहीं होते, यहाँ पे आपको लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई नहीं देंगे और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं ना। दीज आर इनवॉलेंट्री। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज ही पाए जाते हैं। तो अब हमारा मस्कुलर टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टिश्यू हम पढ़ेंगे जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, लाइक ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड में एक प्लाज्मा होगा, लिक्विड जैसा सब्सटेंस होगा जिसे प्लाज्मा कहा जाएगा और इस प्लाज्मा के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए या फिर प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और ये सब किसके ऊपर तैर रहे होते हैं? इन द प्लाज्मा। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा है इसमें कुछ प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स और सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। अब ब्लड किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड और हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड हेल्प करता है। सो ब्लड इज कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स, दैट्स वाई इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन्स। तो बोन्स क्या है? जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है, उसे बोन्स कहा जाता है। बोन्स सपोर्ट अवर बॉडी, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल एंड फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज लिगामेंट। दो चीजें होती हैं, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट वो स्ट्रक्चर्स जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करते हैं, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को लिगामेंट कहा जाता है। एक हिसाब से बैंडेड ले लो जो इन दोनों बोन्स को जोड़ रही है, उसे क्या कहा जाएगा? लिगामेंट। अब देखो ये कितनी फ्लेक्सिबल है ना, कि ये बोन इजीली ऐसे मूव कर पा रही है। तो लिगामेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। लिगामेंट्स आर अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं और ये इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक या फ्लेक्सिबल का मतलब है कि अपनी पोजीशन को दोबारा से ये रीगेन कर लेते हैं। एंड दीज कंटेन वेरी लिटल मैट्रिक्स। जो लिगामेंट के सेल्स होते हैं या लिगामेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत कम मैट्रिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट इज टेंडन। टेंडन मैंने आपको क्या बताया? जो एक बोन को एक
मसल के साथ कनेक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है टेंडन्स। और ये फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं जिनमें खूब सारी स्ट्रेंथ होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू लिगामेंट्स कम होती है। ये है टेंडन, ठीक है, जो एक बोन को एक मसल के साथ यहां पर कनेक्ट करेगा। एंड दिस इज लेस फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द ligament. So this was about the tendons. Next is cartilage. Cartilage क्या होता है? एक हिसाब से सॉफ्ट बोन्स, ऐसी बोन्स जो थोड़ी सॉफ्ट होती है उन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। जैसे हमारे कान की होगी या नाक की बोन्स होगी, ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा? कार्टिलेज कहा जाएगा। इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर वाइडली स्पेस्ड। अगर वो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होती तो ये रिजिड होती ना, तो ये वाइडली स्पेस्ड होती है जिस कारण ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। एंड द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, ठीक है। और ये जो कार्टिलेज होती है ये सॉफ्ट होती है, इसलिए दो बोन्स, जैसे ये बोन इस बोन के साथ यहाँ पे जुड़ रही है ना, तो इन दोनों बोन्स के सरफेस के ऊपर कार्टिलेज पाई जाएगी ताकि फ्रिक्शन क्या हो पाए? कम हो पाए, ठीक है। स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए ये बोन्स इजीली मूव कर पाए एक दूसरे के ऊपर। सो कार्टिलेज प्रोवाइड स्मूथनेस टू द बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जहां पर दो जॉइंट्स आपस में मिल रहे होंगे वहां पर भी कार्टिलेज पाई जाती है। एंड दिस कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। जो हमारी विंड पाइप होती है वो कोलैप्स ना कर जाए इसलिए उसके ऊपर भी सॉफ्ट बोन्स पाई जाती हैं या फिर कार्टिलेज पाई जाती है इन अवर ट्रैकिया एंड इन अवर लैरिंक्स। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो फैट्स को स्टोर करता है। अब ये जो फैट स्टोर किए जाएंगे ये जरूरत पड़ने पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही फैट की जो लेयर है ये हमारे स्किन के बीनीथ पाई जाएगी और इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर, ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक कुशनिंग प्रोवाइड करेगी, एक कुशन की तरह, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करती है। सो एडिपोज लेयर इज द फैट स्टोरिंग लेयर एंड इट एक्ट एज द एनर्जी रिजर्वायर। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये फैट स्टोरिंग लेयर जो है यही एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड दिस एडिपोज लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये कहां पर पाई जाती है? स्किन के नीचे। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, जहां पर ये मैकेनिकल कुशनिंग प्रोवाइड करती है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। साथ ही ये एक थर्मल इंसुलेटर की तरह भी काम करेगी, जो हमारी बॉडी का हीट लॉस होता है उसको भी प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज द यूनिवर्सल पैकेजिंग टिश्यू, ठीक है। जहां भी खाली स्पेस दिख रहा है वहां पर हम एरियोलर टिश्यू को फिल कर देते हैं। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यू, अराउंड द ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अराउंड भी ये एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा, या नर्व्स के अराउंड या बोन मैरो के अराउंड भी ये एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। एंड इसका मेन काम क्या बताया? पैकेजिंग टिश्यू। इट फिल्स द स्पेस इन द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस होता है उसे ये एरियोलर टिश्यू फिल कर देता है। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। इंटरनल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही ये ऑर्गन्स की या टिश्यूज की रिपेयर में भी हेल्प करता है। दिस वॉज अबाउट द एरियोलर टिश्यूज। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने अपनी बुक्स में जरूर देखा होगा और ये एग्जाम्स में भी बहुत ड्रॉ करने को आया करता था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, ठीक है। इसमें ये डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और ये जो लॉन्ग जैसा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। और इस एक्सॉन की वजह से ही ये न्यूरॉन की जो सेल्स होती हैं ये बहुत लंबी होती है। दिस न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो ये न्यूरॉन सेल ही रहती है। और इसका काम क्या होता है? टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स हैं उनको कंडक्ट
करने का काम ये न्यूरॉन सेल्स ही करते हैं। जैसे एक न्यूरॉन यहाँ पे है तो नेक्स्ट न्यूरॉन इसके एकदम पीछे पाया जाता है, ठीक है। और इसमें भी सेम ऐसे ही डेंड्राइट्स, नर्व एंडिंग, ये वाले स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि एक न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो सिग्नल को रिसीव करेंगे और ये अपनी नर्व एंडिंग से इन सिग्नल्स को इस नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो इस हिसाब से ये नर्व इम्पल्स आगे को चलती है और हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स को लेके जाएगी और ब्रेन से जो भी कमांड होगी उसको वापस लेके मसल फाइबर्स तक लेकर जाती है। द नर्वस टिश्यू कंटेन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू इन नर्व सेल्स का या न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनका मेन काम क्या होता है? नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। इन न्यूरॉन्स के बारे में और नर्व इम्पल्स किस हिसाब से कंडक्ट की जाती है इस बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक चैप्टर है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इन न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एनिमल टिश्यूज। हमने आज क्या पढ़ा? एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन या लोकेशन एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाएंगे वो एपिथेलियल टिश्यू होंगे। मस्कुलर सेल्स से बने हुए टिश्यूज को मस्कुलर टिश्यूज बोलेंगे, जो हमारी मसल्स को बनाएंगे। ये मसल्स वॉलेंट्री भी हो सकती है या फिर इनवॉलेंट्री भी हो सकती है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने अलग अलग टाइप के टिश्यूज पढ़े, जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया। जितने भी एनसीईआरटी में आपके टिश्यूज मेंशन किए थे वो सारे मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए। और लास्ट में हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू के बारे में। जो नर्वस टिश्यू होता है ये नर्व सेल से बना होता है या फिर न्यूरॉन से बना हुआ होता है। These neurons are the longest cell of our body and they help in conduction of nerve impulse. So this was all about the topic animal tissue. I hope वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। Dear friends, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।